जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस। तो दोस्तों आज आपका 5 सितंबर है। आप लोग जानते हैं 5 सितंबर हर एक वर्ष आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। आप लोग को पता है टॉप 15 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं मैथ्स का, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाने प्रश्न है। तो चाहे आप न्यू स्टूडेंट हैं या आप मॉडरेट स्टूडेंट हैं या आप हाई स्टूडेंट हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, जो 15 प्रश्न जो लेके आते हैं मेरे दोस्त, ये 15 प्रश्न कहीं ना कहीं 2 से 3 बार 5 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन हम लेके आते हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जो भी अदर में जहां मैथ्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, न्यू बच्चे के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसमें कि मैथ्स की परेशानी हो। आप लोग सॉल्व देख के आप लोग पता कर सकते हैं कि बेहतरीन क्लास होने वाला, आप लोग के लिए मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रतियोगिताओं की दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट हो जहां आपका मैथ्स पूछा जाता हो। पहला नंबर प्रश्न कीजिएगा, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण डिग्री में क्या होगा ये आपको बताना है। संपूरक कोण पहले किसे कहते हैं? संपूरक कोण जो होता है मेरे भाई, संपूरक कोण का योग जो होता है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ गए? यदि आपसे संपूरक कोण का पूछ दे, संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो 80 डिग्री के बराबर आपका संपूरक कोण का योग हो जाता है। ठीक है, और यदि आपसे न्यून कोण पूछ दे कि न्यून कोण कितना होता है, तो न्यून कोण मेरे दोस्त 0 डिग्री से आपका बड़ा और 90 डिग्री से आपका छोटा जो होता है वही आपका न्यून कोण होता है। ठीक है, समझ गए? अब आपसे पूछ दे पूरक कोण, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। पूरक कोण पूछ दे तो पूरक कोण मेरे भाई, पूरक कोण का योग 90 डिग्री हो जाता है। समझ गए? पूरक कोण का योग 90 डिग्री हो जाता है। अब पूर्ण कोण पूछ दे, पूर्ण कोण का योग कितना हो जाता है, तो पूर्ण कोण का योग 360 डिग्री हो जाता है। समझ गए? तो इतना आपको इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान रखना होगा कि संपूरक कोण वो होता है मेरे दोस्त जो दो कोणों को योग 180 के बराबर हो। न्यून कोण वो हो जाता है जो 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा कोण हो। ठीक है, पूरक कोण का योग 90 डिग्री हो जाता है और सब संपूरक पूर्ण कोण 360, आपको पता है पूर्ण कोण ये 360 डिग्री का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न में। संपूरक कोण का योग समझ रहे हैं, बड़े कोण से छोटे कोण से 22 अधिक है तो छोटा कोण कितना, तो हम मानते हैं कोई भी कोण होगा, यदि ये बड़ा कोण है, यदि ये छोटा कोण है, इसका योग 180 डिग्री होगा। समझ गए? तो यानी हम छोटा कोण देख लेते हैं। तो सबसे छोटा कोण जो है, छोटा कोण मान लेते हैं, छोटा है, ये बड़ा है। समझ गए? तो छोटा कोण यदि हम x मान लेते हैं तो साफ साफ बोला जा रहा है बड़ा कोण छोटे से 22 अधिक है, तो क्या मैं x प्लस 22 यहाँ लिख देता हूँ, एक छोटे कोण से 22 अधिक है। ठीक है, तो इसका योग हम जानते हैं कि दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ गए यहाँ से? तो यहाँ से आप लोग योग कर दीजिएगा, 2x प्लस 22 बराबर 180। तो यहाँ से 2x का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको आप माइनस इधर जाके कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो x बराबर 79 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो x बराबर 79 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। बस यहाँ से आप कैलकुलेट इसका कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा नंबर प्रश्न ये, हाँ, आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, अनुपात का रेशियो। ए बी सी क्रमशः 76, 37 और 52 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, पार्टनरशिप का है। समझ गए? ए बी सी जो है 76, 37 और 52 के अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतना रुपए का लाभ होता है तो बी सी के हिस्से का अंतर क्या है आपको बताना। ए बी सी कितना धन इन्वेस्ट किया, ये 76 के अनुपात में किया था, ये 37 के अनुपात में किया था, ये 52 के अनुपात में किया था। यहाँ तक समझ गए आप? 52 के अनुपात में किया था कि आपका ये धनराशि, ये जी नहीं, आपका ये धनराशि नहीं है, धनराशि का अनुपात है, मिनिमम अनुपात है, तो हम क्या, हम सबको आगे एक्स लगाते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो होगा इससे गुना करने के बाद मेरे धनराशि निकल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्ट कितना साल के लिए किया था, एक वर्ष के लिए। क्या एक इन्वेस्ट एक साल के लिए किया था, सब एक साल के लिए किया था, तो सब एक साल के लिए किया था, तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 12 सब में कट जाएगा, तो उतना लिखने की जरूरत आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो इनका कुल, ये तो टोटल लाभ का अनुपात हो गया, एक्स से गुना कर दिया तो टोटल लाभ इसका
₹3850 आ रहा है। समझ गए। टोटल जब लाभ इसका प्रति 3850 रुपया आ रहा है, तो यहाँ टोटल का लाभ का अनुपात अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे टोटल लाभ का अनुपात का योग कितना हो जाएगा, तो यानी इस सबको टोटल योग आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 6 15, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 3 8 7 15 116, यानी 165 एक्स का वैल्यू आपका 3850 के बराबर है। तो क्या यहाँ एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो 11 से इसको कटाते हैं तो 15 बार में जाएगा, ये 350 बार में जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 7 35 5 3 15, यानी कि एक्स का वैल्यू 70/3 आप लोग के सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 70/3 निकल के आ रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो बी क्या था 37, सी कितना था 52, ये दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 तो ही आएगा, 15x तो बराबर होगा इसका अंतर। ठीक है, तो यहाँ से 15 लीजिए, x का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 70/3, तो यहाँ से 3 5 15 7 5 35, यानी 350 रुपया आपका इज करेक्ट आंसर, यानी 350 रुपया आपका ये दोनों का, यानी बी सी का जो आपका लाभ का अंतर होगा 350 रुपया होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकलने का मतलब है, ए का धन पूछे तो डायरेक्ट x का वैल्यू 70/3 से गुना कर देना 76 को, बी का पूछे तो यहाँ x का वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, कैसा लगा सॉल्यूशन, आप लोग कैसा लगा हल आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाना, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बताना, एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है मेरे दोस्त, वो तो आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, एक तो वहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऊपर से आप जो भी आप अपना पूरा किए होंगे, जिस सवाल को जिस मेथड से बनाएंगे वो भी मेथड आप भूल जाते हैं। सबसे इजिली मेथड आप ये चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज का तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। आज का तीसरा नंबर प्रश्न एचसीएफ का है। पूछा गया ये 3 संख्या है और एस का एचसीएफ क्या होगा, तो इसमें आप लोग ऐसे एचसीएफ करके नहीं निकालना है, इसका जो शेष बचेगा फिर इसे ऐसे करने से आप प्रश्न को जरूर सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, 100% आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपका टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, आपका टाइम नहीं रहेगा, मेरिट के लिए आपका असंभव वाला काम हो जाएगा। समझ गए। तो मैथ्स जो है, मैथ्स में आपको समय बहुत सबसे कम समय देना है, सबसे कम समय में यदि मैथ्स में सबसे कम समय में अच्छा आप कर लिए तो अदर विषय में 110% में देता हूँ गारंटी कि 110% आपका सब सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा। समझ गए। एचसीएफ क्या होता है, बार बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये बात नोट्स कर लीजिएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कहते हैं। समझ गए। ये एचसीएफ का परिभाषा है। आप लोग को यदि ये चीज आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस ये चीज याद रखना आपको। एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे तो उसे एचसीएफ कहते हैं। तो वो बड़ी संख्या आपके पास क्या है, जो 54 को भी, 66 को भी और 90 को भी विभाजित कर दे। तो क्या वो बड़ी संख्या 90 हो सकता है, क्या 90 66 से कभी धरती पे विभाजित कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। क्या 66 54 को नहीं, यानी कि एचसीएफ जो इसमें से होगा या तो इसका छोटा वाला होगा या तो इससे नीचे का फैक्टर होगा। समझ गए, इतना तो समझ गए। यानी आप बोल सकते हैं गुरुजी इसका या तो 54 होगा, 54 इस शर्त पे होगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। क्या 54 सबको विभाजित कर रहा है, 54 को तो 54 कर रहा है, 90 66 को नहीं कर पा रहा, यानी 54 आपका एचसीएफ नहीं हो। अब 54 को विभाजित करने वाले सबसे बड़ा फैक्टर को आप किसको देखते हैं, तो 18। क्या 18 सबको विभाजित कर पा रहा है, क्या 18 सबको विभाजित कर पा रहा है, जी नहीं। 54 को तो कर देगा, 90 तो कर देगा, लेकिन 66 को नहीं करेगा, यानी 18 भी नहीं होगा। तो 18 से नीचे विभाजित होने वाले 9, 9 के 54, क्या 9 सबसे विभाजित नहीं, 2 गो करेगा, एगो 66 नहीं करेगा, यानी 9 भी नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी संख्या यानी 6, क्या 6 सबको विभाजित कर देगा, जी 54 भी कर देगा, 66 भी कर देगा, 90, यानी कि आपका एचसीएफ 6 आ जाएगा। समझ गए, आपका एचसीएफ 6 आ जाएगा। बताइए क्या परेशानी है आप लोग को इसमें।
क्यों हम भाग दें 54 से? आप भाग पहले 66 में दीजिएगा, फिर एक बार में इसको 54 लिखिएगा, फिर यहाँ से 12 से भाग 54 में दीजिएगा, फिर बच्चों का 48 लिखिएगा, फिर यहाँ से आप 6 लिखिएगा, फिर आपको 12 से भाग देना है तो फिर 906 आया, फिर 6 से 90 कट जाएगा। क्यों करना इसमें डायरेक्ट? ये तो आप लोग को समझाने के लिए हम फैक्टर बाय फैक्टर कर, डायरेक्ट यदि आपके जगह पे रहते तो डायरेक्ट हम वहाँ क्या करते, यदि एग्जाम हॉल में रहते तो डायरेक्ट इसमें छोटी संख्या देखते, 54, 54 से नहीं हो रहा है, 18 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं, 6, 6, हाँ 6, 6 आंसर, खेला खत्म। और 18 से तो हमको विभाजित करने का ऑप्शन भी नहीं है ना, 18 ऑप्शन में भी नहीं है, एगो है तो 9 है, 9 हो नहीं सकता तो बस ऑप्शन बचा 6, 6 से आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। समझ गए? तो इस तरह से सॉल्व करना है मैथ्स को। ठीक है, ठीक है। जो हजार स्टूडेंट, जो लाख स्टूडेंट, जो करोड़ों स्टूडेंट कर रहे हैं उस राह पे नहीं चलना, आपको कुछ हटके करना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं मेरिट में हम चल देते हैं, मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। आज का चौथा नंबर प्रश्न, 31,250 का 8% प्रत्येक वर्ष की दर से 11/4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आप लोग को बताना होगा। 11/4 कर दीजिए या 2.3/4 ईयर्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप गलती काम नहीं किए हैं। ठीक है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिए हम। ठीक है, यानी 2 साल इतना, तो आपका रेट क्या है? 8% है, रेट आपका 8 ही तो परसेंट है। टाइम आपके पास क्या है सर? 2 साल है, और ये इधर से 3/4 साल। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ना कि मिश्र धन चाहिए, ना मूलधन चाहिए, सिर्फ हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो 8% की यदि रेट आपका 8% दिया गया है, टाइम 2 ईयर्स मान के चलते हैं हम, ये इसको बाद में हम देख लेंगे, 2 ईयर्स करते हैं तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? यदि इसका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, इसको यदि इस संख्या से हम गुना कर देते हैं, इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकल जाएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहे तो आप ए बी फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बटे 100, इस पे भी निकाल सकते हैं, या तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं कि दोनों को गुना कीजिए 16 और बर का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद कर दीजिए, यानी इतना परसेंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकला है। समझ गए? और एक आपका और टाइम दिया गया है 3/4 साल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3/4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो यानी 6% निकलेगा। समझ गए? यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा मेरे दोस्त, वो 6% निकलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 16.64 निकालना है, इसके बाद 6% का वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा झमेला होता है, बट हम आप लोग के साथ इसमें फार्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट आपको समझाने की विधि बता रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 16.64 निकल गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट 3/4 साल का 6% निकल गया। ठीक है, तो आपके पास मूलधन कितना था? 31,250। तो सबसे पहले आप इसका 16.164% निकालिएगा, तो इसको परसेंट निकालने के लिए दशमलव उड़ा के ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चला गया। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो इसको 25 बार में यदि खत्म करते हैं तो 25 से कम 25, 6 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, तो यहाँ से 25 चौके 100। ठीक है, 40 आ गया, फिर 5 से 25 हो गया, फिर 5 से 8 40 हो गया, तो 8 दूनी 16, 8 8 64। ठीक है, यानी 208 गुना 25 यदि आप मेरे दोस्त करते हैं, 208 गुना यदि 25 करते हैं, तो आपका उत्तर जो आएगा 5200 आएगा। क्या ये मेरा 5200 ब्याज है? जी हाँ, ब्याज है। कितना? 2 साल के लिए। समझ गए? 2 साल के लिए मेरा 5200 ब्याज है। तो मेरा मूलधन था इतना, 5200 रुपया मेरा क्या आया? ब्याज आया। यानी ये दोनों आगे जो 6% जो बचा है मेरे दोस्त, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले, यानी इसका इंटरेस्ट 6% तो जाएगा ही, 31,250 6% इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, प्लस में 5200 भी इसमें एड होकर जाएगा। तो यानी हम दोनों को एड कर देते हैं, तो आपके पास 36,450, सॉरी हाँ 36,450 आपके पास आ जाएगा। और इसका आप यदि 6% निकालते हैं मेरे दोस्त, 6/100 यहाँ से करते हैं, तो 2187 रुपया आ गया। ठीक है, 2187 रुपया यहाँ आ गया था, ये आपका ब्याज यहाँ आ गया था। यानी कहने का मतलब मेरा है कि ये आपका 3/4 साल का है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका 2 साल का है। समझ गए? तो बस सिंपल पूछा रहा था टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी 5200 आपका 2 वर्ष का हो गया, और 2187 आपका उधर लेटेस्ट वाला हो गया, यानी टोटल इसका क्या हो जाएगा? 7387 इज करेक्ट आंसर। यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा इसका मेरा भाई, जो इसका उत्तर होगा यानी 87 लास्ट में होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ से? क्या समझ गए यहाँ से?
क्या आपको कैलकुलेशन लंबा लग रहा है? हम लिखे हैं इसको, आप लोग इस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा। आप सिंपल देखिए 8%, यानी 11 बेटे पूर्णांक में, तो इसको दो भागों में तोड़ना है, तो दो दे दिए, इधर पूर्णांक दे दिए। अब हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला? 64.64। और 3/4 का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो 8% की दर से 3/4 की जगह 4 दूनी 8, 3 दूनी 6%। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6% निकल गया, तो 6% निकल गया, तो हमको दोनों निकालना। तो सबसे पहले 16.6% इसका निकाल लिए, 5200 इंटरेस्ट निकला। इंटरेस्ट तो जुटेगा मूलधन में, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये जुट के इतना हो गया, तो इसका आपको 6% निकालना। तो 6% का वैल्यू ये हो गया। पहले इंटरेस्ट 5200 आ रहा था, दोनों को जोड़ के 7387 रुपया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। समझ गए? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। 55 नंबर प्रश्न कीजिएगा। ये प्रश्न आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या तो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी ये प्रश्न आप कर सकते हैं। सिर्फ लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगाना था? बोला जा रहा है 3 के पहले 25 गुणजों का औसत कितना होगा, आपको बताना है। तो 3 के पहले कौन गुणज है? 3, दूसरा 6, तीसरा 9। इसी तरह करते 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 संख्या n का जो वैल्यू दिया गया है 25 दिया गया है। तो यानी 25 या 75, यानी लास्ट में जो होगा आपका डिजिट वो 75 होगा। समझ गए यहाँ से? ठीक है, यहाँ आप a+n-1 अपॉन गुना डी बराबर लास्ट संख्या, इससे भी निकाल सकते थे, बट हम उससे निकाले नहीं। साफ बोला जा रहा है 3 के पहले 25 गुना, यानी 3 का 3, 2 दूनी 6, इससे करते करते 25 तक जाएंगे, यानी मेरा 75 आ जाएगा। अब इसका औसत पूछा गया है आपसे, तो आपको हमने औसत निकालने के लिए एक बात बताया मेरे दोस्त, कि कोई भी संख्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, कोई भी संख्या होगा, यदि अंतर समान हो, संख्या का यदि अंतर मेरे भाई समान हो, तो इसका बीच वाला भाग जो होता है वो इसका एवरेज। समझ गए? यहाँ हम एक चौकड़ा लिख देते हैं। सबका अंतर समान है ना, देख लीजिए, सबका अंतर 2 2 है, यानी इसके बीच में कौन है? तो इधर से 3, इधर से 3, यानी 8 इसका औसत हो जाएगा। समझ गए? आप निकाल के भी देख सकते हैं, यानी अंतर समान रहने पे बीच वाला भाग आपका औसत होता है। समझ गए? अंतर समान रहने पे, एक चीज नोट कीजिएगा, अंतर समान रहने पे बीच वाला भाग आपका औसत रहेगा। क्या इसका अंतर सबका सेम है? जी, 3 का गुणज है सब, तो सब में 3 3 होगा, यानी इसमें बीच वाला भाग आपका औसत होगा। टोटल संख्या कितना है? 25 है, यानी टोटल संख्याओं को 25 को हम लिखते हैं, तो गुरुजी 12 इधर से जाएगा, 12 इधर से जाएगा, और 13वां संख्या बीच में आएगा, यानी 13वां संख्या आपका औसत होगा। तो 13वां संख्या औसत होगा, तो 13वां संख्या क्या होगा? यहाँ 13वां संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है ना 13वां संख्या, 33 39, यानी 39 आपका एवरेज आ जाएगा। 39 इज करेक्ट आंसर। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? कोई परेशानी लग रहा है? सिंपल 3 के पहले गुणज, आपको ये बात याद रखना होगा कि अंतर यदि समान हो, कोई भी संख्या का अंतर यदि समान हो, तो बीच वाला उसका एवरेज होता है। अब मान के चलिए बीच वाला संख्या गुरुजी नहीं निकला, जैसे मान के चलिए यहाँ ये संख्या बीच वाला नहीं निकला, 2 2 4, सॉरी लिख देता हूँ यहाँ 8, 2 2 4 2 6, यानी कि बीच वाला संख्या नहीं मिल रहा, तो क्या करें? तो जो लास्ट 2 अंकों को छुड़ा के बीच वाला संख्या है, इसको योग कीजिए, 6 + 8 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7 आपका इसका हो जाएगा उत्तर, यानी बीच वाला तो 7 आ रहा है, तो यही तो बीच वाला तो एवरेज होगा आपका। तो ये एवरेज यहाँ से आपका 39 निकल गया। समझ गए? ठीक है, ठीक है, मात्र 41% आंसर जवाब दिए थे, और इसका एवरेज टाइम टेस्ट में देखे थे हम, इसका एवरेज जो स्टूडेंट टाइम लगा रहा था वो 2 मिनट लगा रहा। तो इतना टाइम देने की आवश्यकता है नहीं, आप उसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, सिर्फ लॉजिक लगा के। समझ गए? क्योंकि एग्जामिनर मेरे दोस्त सब प्रश्न आपको बनाने के लिए नहीं देता है, कुछ प्रश्न में लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। छठा नंबर प्रश्न है रेशियो अनुपात एवं समानुपात का प्रश्न है ये। 9.6 रेशियो 16.8 है। समानुपात मतलब आप जानते हैं ये बराबर का वैल्यू होता है, 18:x है। यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि ये दोनों का जो अनुपात होगा, मिनिमम अनुपात, ये भी मिनिमम अनुपात के बराबर होगा। समझ गए कैसे? जैसे 96 है, 168 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि दशमलव दोनों अंक के बाद सेम है, तो हम इसको उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा, तो 8 से यदि जाते हैं तो 12, और 8 दूनी 16, 1 और 3 ठीक है, यानी 4:7 के अनुपात में निकला है आपका। क्या मैं बोल सकता हूँ 4:7 के अनुपात? इसका यदि मिनिमम वैल्यू लेंगे 92 168 का, तो 4:7 का अनुपात आ जाएगा। समझ गए? तो सिंपल ये समानुपात का कहने का मतलब है, इसका बराबर है कि यदि 18 और x का यदि हम समानुपात लेंगे मेरे दोस्त, तो ये भी 4 और 7 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यही तो बोल रहा।
क्या यही क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 4/7 समानुपात 4/7 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो पहले कितना अनुपात दिया था 4/7, तो यहाँ से 4/7 आप लिख सकते हैं। बराबर दूसरा अनुपात कितना था 18, तीसरा हमको एक्स वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 4x बराबर 18 गुना 7 चले जाएगा। यहाँ से 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 से 9 दे दीजिए, एक्स बराबर 9 सत्ते 63/2। तो यहाँ से आपका जो उत्तर आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 एका 2, 31 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी 31.5 इज करेक्ट आंसर। 31.5 इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप? समझ गए? अनुपात का मतलब बट्टे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्या कर सकते थे 9.6 बटे 16.8 बराबर 18/x, यहाँ से भी कर सकते थे। हमने ये नहीं किया, डायरेक्ट हम इसको रेशियो में निकालिए जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। समझ गए यहाँ से आप? ठीक है, तो समानुपात मतलब बराबर है कि इसका वैल्यू जो रेशियो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इसका मिनिमम रेशियो वैल्यू सेम आना चाहिए। इसी को अनुपात समानुपात करते हैं। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। ये विभाजकता का नियम, यदि विभाजकता का नियम आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो, तो विभाजकता का नियम आप लोग चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप जो है टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट बना होगा, टॉपिक वाइज में जाके विभाजकता का नियम जो भी है उसको हम वहाँ पे देख दिए हैं। अधिकतर स्टूडेंट इसको देख चुका है, तो आप भी 1 से लेकर 11 तक विभाजकता का नियम यदि वो वीडियो आप देख लिए तो एक भी प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो 11 का विभाजकता का नियम क्या है? यदि विभाजकता है मेरे दोस्त 11 का, तो विभाजकता का नियम पता होना चाहिए। विभाजकता पढ़ते हम पहले क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हम जानते हैं कि यदि 11 को संख्याओं को विभाज्य करने हम बैठे तो मेरे पास यहाँ से बहुत ज्यादा दिल्ली दूर बराबर हमको आंसर निकालने में लगेगा। समझ गए यहाँ तक? तो यानी विभाजकता का नियम हमको यही बताता है कि कोई भी संख्या बड़ा संख्याओं को 2 सेकंड में कैसे आप पता कर सकते हो कि वो संख्या विभाजित है या नहीं, उसी को विभाजकता का नियम आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है? 11 से कोई भी विभाज्य संख्या होगा, इसका नियम कुछ तो होगा ना। तो जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त ABCDEF, ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो आप इसको कैसे पता कीजिएगा? तो सबसे पहले विषम संख्याओं का योग आप कर लीजिएगा, यानी विषम संख्याओं का योग क्या है A + C + E। इसको माइनस कर दीजिएगा सम संख्याओं के योग में, यानी सम संख्याएं क्या है B + D + F। इसका अंतर करके यानी डिवाइड बाई, इसका अंतर जो होना चाहिए 0 या 11 के बराबर आना चाहिए। 0 भी आया तो समझ लेंगे हम सेटिस्फाई है, या इसका 11 आया तो 11 से भाग यदि देंगे तो हम समझ जाएंगे सेटिस्फाई, यानी कि इसका अंतर 0 या 11 के बराबर आना चाहिए। बस इसी प्रकार से हम ऑप्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या इसका होने वाला है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पकड़ते हैं। इसका विषम संख्या का योग कितना है 9 4 13, 13 1 14 और 14 4 17। ठीक है, माइनस सम संख्याओं का योग 8 2 10 और 10 6, 8 2 10 और 10 6 16। सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा संख्या 9 4 13 1 14 4 18 और 18 में 16 जाएगा 2। क्या इसका इकाई अंक पे 0 या 11 आ रहा नहीं आ रहा? ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। स्वाहा। समझ गए? आगे की ओर देखते हैं विषम संख्या 9 4 13, 13 8 21, 21 4 25, यानी 25 हो गया। इसको माइनस करते हैं, सम संख्या को योग कीजिएगा 8 8 8 6 14। क्या ये अंतर 0 या 11 के बराबर आ रहा है? जी गुरुजी 11 के बराबर आ रहा है, यानी ये उत्तर आपका हो सकता है। समझ गए? तीसरा नंबर ये उत्तर हो सकता है, आप इसमें भी ऑप्शन से जा सकते हैं, बट हम तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं सेटिस्फाई के लिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो 7 4 विषम संख्याओं का योग 7 4 11 5 16 16 4 20 माइनस सम संख्या 7 2 9 9 6 15। क्या ये अंतर 0 या 11 के बीच में आ रहा है? क्या कहीं नहीं आ रहा, तो यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। 8 4 12 12 9 21 21 4 25। इसको माइनस करते हैं, सम संख्या का योग 7 7 6 13। क्या इसका अंतर 0 या 11 आ रहा है? कि कभी नहीं आ रहा है, यानी उत्तर आपका एक ही आ गया, यानी बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए? बी इज करेक्ट आंसर। तो ये है आपका विभाजकता 11 का नियम। इसी तरह हम 0 से लेकर 1 से लेकर 11 12 तक विभाजकता का नियम हम टोटल क्लास में करवा दिएंगे। यदि आप लोग क्लास नहीं देखें तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट से आप देख लीजिए। बहुत ही आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में 1 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आपको 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो एकल छूट क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चाहे तो आप इसको ए बी फार्मूला पे, जैसे माइनस छूट दे रहा है तो माइनस लिखेंगे, -4 माइनस 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 प्लस हो जाता है 5 गुना 4/100। तो यहाँ से मेरे पास संख्या -9 बटे 0.4
2 निकल के आ गया, समझे। तो यहाँ से हम 8.8 इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका 8.8 आंसर यहाँ से भी जा सकता है। यदि आप ये ए बी फॉर्मूला पे नहीं बैठाना चाहते हैं, दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप एक संख्या को, कोई भी संख्या को पकड़िए, हम 100 मान लेते हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेशन करना आसान होता है। तो इसमें 5% डिस्काउंट दिया मेरे भाई, कितना आ गया 95%। अब फिर इसमें 4% डिस्काउंट जाएगा, तो 4% इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 चौक 20, 2 हो गया, 9 चौक 36, 2 38, यानी 3.8। इसका 3.8 तो ही वैल्यू आया, ये तो माइनस में ही जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.19, यानी कि सॉरी, यानी कि संख्या जो मेरे पास डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देने के बाद जो मेरे पास आएगा वैल्यू 91.5 आएगा। तो बता गया एकल छूट क्या है। डायरेक्ट यदि हम संख्या से डायरेक्ट हम इसको छूट देते तो छूट मेरा क्या रहता, सिंपल देख सकते हैं, पहले 100 रुपया था, 91 रुपया 2 पैसा, यानी 8.8 रुपया का छूट दिया गया। चाहे आप उससे बनाइए इससे बनाइए, बात बराबर है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको जिस तरह सेटिस्फाई हो रहा है आप उस पर जा सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसको कीजिएगा। इसको करने से पहले एक नियम आप लोग जान लीजिएगा कि यदि ए पे पावर 0 होता है मेरे दोस्त, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। समझ गए। यहाँ से ए पे पावर यदि 0 हो, हमेशा इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। 2 का क्यू करेंगे, 8 के बराबर हो जाएगा। गुना हम जानते हैं, किसी के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। गुना 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। यहाँ से आप देखते हैं तो 8 दूनी 16, यानी कि 100 से प्लस आ रहा है, तो 100 से प्लस एक ही ऑप्शन है, 216 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। यानी इसका उत्तर 216 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। तो इसको याद रखिएगा कि किसी पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न, ठीक है। कीजिएगा प्रश्न। 13/16 भाग की भूमि, एक जमीन है आपका, जिसका कोई भी जमीन का 13/16 भाग की मूल आपको ज्ञात करना है। कुछ भी जमीन है आपका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बोला गया कि वही जमीन का 9/7 भाग का वैल्यू इतना है। तो 9/7 भाग का वैल्यू है, यानी 9/7 एक्स का वैल्यू दिया गया है 101 और 16 के बराबर। यानी हम बोल सकते हैं कि 9x/7 जमीन का, भूमि का 9x/7 हिस्सा इतना मूल्य के बराबर है। तो क्या मेरे पास यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आपको कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। तो 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको कैलकुलेटिव कीजिएगा तो 7 चौका 28, यहाँ 8 हो जाएगा। अब फिर 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 6 हो जाएगा, और 7 8 हो जाएगा, और 7 यानी 78 68 आपका, 78 68 आपका x का वैल्यू निकल गया, 68 71। समझ गए। यहाँ से यानी x का वैल्यू जो भी निकला है मेरे दोस्त, आपका क्या निकला है 78 और 68, ठीक है। तो किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, पूछा गया 13/16 भाग का क्या हो। तो यानी 13x/16 भाग का क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना। तो x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 13/16 गुना 68, 78 68, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेटिव कर सकते हैं। तो इसको हम यदि 4 बार से उड़ा दे तो 4 बार में ये चले जाएगा मेरा, कितने बार में चले जाएगा, 4 का 4, 4 9 36, 4 छक्के 24, 4 7 28, यहाँ से चले जाएगा, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ 4x का वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगा, यदि आप इसको कैलकुलेटिव कीजिएगा तो 25,571 वैल्यू आएगा, ठीक है। 25,571 आएगा। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 छक्के 24 हो गया, 4 चौके नहीं जाएगा तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 9 36 हो गया, 63 9 2 और 0.75। समझ गए। तो x का वैल्यू आपके पास, सॉरी, इसका वैल्यू जो आपके पास निकल के आया मेरे दोस्त, इसका टोटल का वैल्यू जो निकल के आया आपके पास, टोटल वैल्यू कितना है 63,92.75, 63,92.75, 63,92.75 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। यहाँ से समझ गए। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते थे, 63,92.75 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सिंपल इतना भाग का हमको मूल्य दिया गया था, इतना भाग का निकालना था, तो इतना भाग का निकाल के इतना भाग हम गुना कर दिए, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। आज का 11वां नंबर प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें गलती की है, बस कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ समझने का। फिर क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। एक वृत्ताकार भूखंड है आपके पास, वृत्ताकार ये होता है, एक वर्गाकार भूखंड है, तो जानते हैं वर्गाकार वर्ग के आकार का होता
होता है, ठीक है। इसका परिमाप बराबर है, इसका परिधि और परिमाप बराबर है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा? अरे वृत्त का परिधि मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं ना, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। तो इसका परिधि इसके परिमाप के बराबर, भुजा का परिमाप 4 है, यदि भुजा ये 4 है, यदि ये भुजा ये 4 है तो ये तो चारों साइड होगा ना, तो परिमाप वही होता है चारों भुजा का योग, यानी हम बोल सकते हैं 4 है, 2πr बराबर 4 है, ठीक है। तो क्या यहाँ से भुजा मेरे पास निकल जाएगा? तो निकल जाएगा 2πr/4, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, यानी भुजा जो निकला πr/2, समझ गए? यानी भुजा जो आपके पास निकला है πr/2 निकला है, ठीक है। तो अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि संबंधित क्षेत्रफल क्या होगा वृत्ताकार और वर्ग भूमि का, ठीक है। तो वृत्ताकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वृत्ताकार वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? πr²। अरे इसका क्षेत्रफल πr² ही होगा ना, πr²। और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर? भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से πr² आप लिखिए। भुजा क्या दिया गया? भुजा क्या निकाले हम? ये निकाले, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? π² गुना r²/4, यही तो आ जाएगा। तो यहाँ से 1 पाई, ये पाई चला गया, आर से आर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात क्या हो जाएगा? 4:पाई। तो 4:पाई इसका आंसर, चाय पाई नहीं तो इसको एक कम कीजिए, इसको तोड़ना पड़ेगा। 4:22/7 आ जाएगा, यानी 7 इधर जाएगा, 7 चौक 28:12, या इसको हम लिख सकते हैं 14 सॉरी 22 है ना, 22 है ना, 14:11। तो यानी इसका उत्तर जो भी आएगा मेरे दोस्त वो 14:11 आएगा। 14:11 कहाँ? यही है, यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? तो सबसे पहले इसका परिमाप बराबर करने बोल रहा था, तो परिमाप हमने बराबर किया। परिमाप बराबर करने के बाद हमने क्या देखा कि भुजा तो आ रहा है मेरे पास, जब भुजा आ रहा है तो दोनों का एरिया हम अनुपात में कर दिए, तो यहाँ से आपका निकल गया इसका अनुपात, ठीक है। यानी कि वृत्त का एरिया यदि 14 के अनुपात में है तो वर्ग का भुजा 11 के अनुपात में, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न कीजिएगा, अनुपात का है ये। एक बे में एक लाल, बी पीला और सी हरे टोकन, समझ गए? ए बी का अनुपात दिया गया था, ए बी का अनुपात दिया गया था कितना? 13:10। बी सी का अनुपात दिया गया था कितना? 6:13, ठीक है। ये अनुपात आप लोग के सामने दिया गया है। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं कि इसमें से कौन दो नंबर सेम है? बी। आप देख पा रहे हैं कि बी बी दोनों जगह है, यानी कि इसका रेशियो वैल्यू बराबर आना चाहिए। यदि ये संख्याएं बी है तो इसका नीचे जो भी संख्या होगा बराबर ना, लेकिन बराबर है नहीं तो हमको इसको बराबर करना है। बी है ना रेशियो में, तो बराबर होना चाहिए ना, तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं? कॉर्नर को गुना कीजिए, तो यानी 13 78 और 10 60, इसमें भी करेंगे तो 60, ये दोनों तो बराबर है, आ जाएगा, तो 10 से 130, यानी आपका ए बी सी का जो रेशियो हो जाएगा, यानी ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा, इसको 2 से सब में विभाजित कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा? 39 30 65। तो यानी ए बी सी का रेशियो 39 30 65 आ गया। 39 30 65 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि आप ए बी और बी सी का रेशियो आप यदि बिठाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से बिठा सकते हैं, आपका वैल्यू ये आ जाएगा, समझ गए? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे। सबसे पहले इसको यहाँ देखना था, हमको बराबर करना था दोनों को, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। आज का 13वां नंबर प्रश्न, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? 2 दशमलव के बाद तक सही आपको जवाब देना है, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? 72% अधिक है, तो बी का वेतन क्या माने हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि इससे 72% अधिक करने में आसानी होगा, इसीलिए तो हम 100 माने। चाहे तो आप इस जगह 1 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 10 लाख भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 100 हमेशा इसीलिए मानते हैं दोस्त कि 100 के कंपेयर में वृद्धि करना कम करना हमेशा मेरे लिए आसान होता है, हमेशा मेरे लिए क्या सबके लिए ये आसान होता है, तो आप लोग को ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। कि यदि बी का वैल्यू 100 है तो जब 72% अधिक है मेरे दोस्तों, क्या 72 172 नहीं लिख सकते हैं हम? यदि 100 है तो 172 यानी 72% अधिक है, तो साफ साफ यहाँ बोला गया है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है? तो इसका वेतन इससे कितना कम है? 72 ही तो कम है। किससे कम है? 172 से। 100 गुना कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7200 और बेटे 172। तो ये कितना बार में? 5 बार में जाएगा। 70 85 नहीं, 4 बार में इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, तो ये हो गया 4 दूनी नहीं होगा 4 1, यानी 41 पॉइंट कुछ समथिंग, 41 एक ही ऑप्शन में 41.86,
41.16% यहाँ से आप लोग का उत्तर चले आएगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, तुरंत चूड़ा सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न एक दो और आता है कि यदि ए बी से 2 गुना हो, सी 3 गुना हो, 4 गुना हो, डी से 5 गुना हो, तो उस तरह भी आप यदि 100 मान के बनाते हैं तो चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब प्रश्न आए तो इस मेथड से आपको बनाने से बहुत ज्यादा आपको आसानी मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, एक ठोस अर्धगोले 22 अर्धगोले हैं, उसका कुल क्षेत्रफल दिया गया 191 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या आपको बताना है, किसका, 2200 का त्रिज्या बताना, एक का त्रिज्या नहीं बताना। ओ सॉरी, हम इसका ये सॉरी इसको जो है ना ये करना भूल गए थे, मतलब ऑप्शन डालना भूल गए थे। चलिए हम डायरेक्ट इसको कर ही देते हैं। ठीक है, यदि एक अर्धगोले का यदि एक अर्धगोले 22 अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना होता है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का टोटल एरिया कितना होता है मेरे दोस्त, 3πr², यही होता है ना। अर्धगोले का टोटल एरिया कितना होता है, 3πr²। नहीं समझे, 3πr² होता है ना, कैसे होता है आइए देखते हैं हम इसको। जैसे एक मेरे भाई एक पहले गोला लेते हैं हम, तो गोला का टोटल एरिया कितना होता है, 4πr² होता है ना गोले का, 4πr²। यदि अर्धगोला बोला यानी कि कहीं ना कहीं इसका आधा लिया गया है, कहीं ना कहीं ये गोले का आधा तो लिया गया होगा, ये गोले का कहीं ना कहीं आधा लिया होगा, यानी इसका आधा यदि लेते हैं तो इसका एरिया 2πr² आ जाएगा, आधा। ठीक है, बट आधा लेने के बाद मेरे दोस्त ये देखिएगा ऊपर का एरिया बच रहा है, इसको क्या आप काउंटिंग किए थे, नहीं किए थे, यानी इसमें एगो πr², इसका भी तो एरिया ऐड होगा, तो यहाँ से निकल के आता है 3πr²। समझ गए, तो इसीलिए अर्धगोले का एरिया टोटल एरिया 3πr² हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से 3πr² आप लोग भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से 191 के बराबर आ जाएगा। समझ गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी टोटल एरिया जो होगा 2200 का 191 होगा। 22 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 22 को निकाल, हाँ यदि एक को बोलता तब हमको 22 को लिखना पड़ता है। समझ गए यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यदि इसको पाई का मान यदि आप यहाँ 22/7 वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 66r² बराबर 191 गुना 7, यानी बटे 7 तो इधर 7 चले जाएगा, यानी r² जो हो जाएगा मेरे भाई 7 का 7, 9 7 63, हाथ में 6, 7 का 7 13, यानी 1337/66। तो r का वैल्यू जो आएगा रूट अंडर में आएगा 1337/66, यही आपका त्रिज्या होगा, यानी कि उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1337/66, ये इज करेक्ट आंसर। समझ गए, भले अभी लिखे उत्तर तो सही है ना आपका, तो 1337 रूट अंडर 1337/16 इसका आर का मान हो जाएगा। समझ गए, प्रत्येक त्रिज्या पूछता तो यहाँ से 22 से हमको गुना पड़ता, लेकिन बट यहाँ 2200 का त्रिज्या पूछ रहा है, 22 को जो है इसका टोटल त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आप लोग से यहाँ से इजिली निकाल सकते थे। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, यदि 3210 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 107 सेकंड में पार करती है, तो एक 150 मीटर को लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना है, आपको बताना है। कोई भी ट्रेन कोई लंबाई का ट्रेन मेरे दोस्त कोई भी खंभे को यदि पार करता है तो उसका हमको चाल निकल जाता है। समझ गए, तो यानी 3210 मीटर ट्रेन जो है चाल यदि हमको निकालना है, तो टोटल 3210 मीटर ट्रेन की लंबाई है, एक खंभे को 107 सेकंड में पार कर रही है, तो हम बता सकते हैं कि ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन की चाल 30 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से निकल गया ट्रेन का चाल, हमको क्या निकला कि नहीं, ट्रेन का चाल, यानी ट्रेन का चाल कितना निकला, 30 मीटर पर सेकंड। हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी कुछ भी लंबाई का ट्रेन कोई यदि खंभे को पार करती है, समझ गए, कोई समय में पार करती है, तो चाल निकालने के लिए हमको दूरी बटे समय देना होता है। दूरी आपको आप लोग के लिए यही निर्माण करेगा ट्रेन की लंबाई। समझ गए, तो यानी टोटल लंबाई बटे समय कर देंगे, तो यानी ट्रेन का टाल यानी 30 मीटर पर सेकंड गति से यदि कोई ट्रेन चलती है जिसकी लंबाई 3210 मीटर है, उसको एक खंभे पार करने में 107 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, 3210 डिस्टेंस में। ठीक है, समझ गए यहाँ से, तो चाल आप लोग के पास तो निकल गया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि कोई भी लंबाई का ट्रेन यदि कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई ट्रेन को पार करे, हमेशा उसकी लंबाई जुट जाती है, यानी लंबाई जुट के क्या हो जाएगी, इधर तो लंबाई 3210 था प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 150 था, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुटेगा, तो यहाँ से 6
आ जाएगा, यहाँ से 3 यानी 3360 मीटर टोटल मेरा लंबाई हो गया। ठीक है, तो हमको चाल निकालने के लिए, सॉरी, हमको समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दूरी बटे चाल। तो चाल आपका क्या है, 30 सेकंड है, तो इसको आप कीजिएगा 3 × 3, 3 × 3, 3×2 = 6, यानी 212 सेकंड आपका प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग जाएगा। 112 सेकंड। समझ गए यहाँ से? समझ गए यहाँ से? सिंपल 107 सेकंड में कोई ट्रेन पार की वो खंभा को, यहाँ से मेरा ट्रेन का लंबाई निकल गया। यदि ट्रेन का लंबाई निकल गया और प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दिया गया है, तो हमको ये भली भांति हम पता कर सकते हैं कि वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय का सेकंड लेगा। तो 112 सेकंड का समय लगा। या तो आप इजली भी ये भी कर सकते थे 1 मिनट 52 सेकंड। समझ गए? ये सेकंड में पूछा गया, तो सिंपल सेकंड में आप लोग जवाब दीजिएगा, अपना माथा ज्यादा नहीं लगाइएगा। तो 112 सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। यदि इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोटिफिकेशन, जॉब का नोटिफिकेशन या फुली नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग कर जाइएगा। ठीक है, तो सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर न्यू बच्चे के पास जो भी हैं, आपके रिश्तेदार या भाई बहन जो भी है उसके पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो उसके बेहतरीन तैयारी में कुछ योगदान आपके तरफ से हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन ऑल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इस तरह ही आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो गया, नोटिफिकेशन हो गया या क्लास रिलेटेड कुछ हो गया, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।